हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरएस क्लासेस। मेरा नाम सदीप सिंह है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ा रहा था। तो अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय जलवायु, भारतीय मानसून की संकल्पना पर चर्चा किया था। ठीक है, तो उसकी एक संकल्पना दक्षिण पश्चिम मानसून संकल्पना हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्य रूप से 3 ही संकल्पनाएँ हैं भारतीय जलवायु के लिए। तो जो आपकी दूसरी संकल्पना है, आज हम लोग वो संकल्पना देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊष्मन और शीतलन की संकल्पना में क्या शामिल है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग में अपेक्षाकृत तापमान अधिक हो जाता है। यानी कि जो आपका सागरीय हिस्सा है, इसकी तुलना में स्थलीय भाग में जो है तापमान अधिक पाया जाता है। अब स्थलीय भाग में तापमान क्यों अधिक होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो आपका वाटर है, ये कई लेयरों से मिलकर बना होता है, यानी वाटर में कई लेयरें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट या रेडिएशंस आते हैं तो उनको जो है एक बहुत ही ज़्यादा गहराई वाले भागों तक जाना पड़ता है। इस कारण जो है सौर विकिरण का अधिकांश भाग जो है बट जाता है। जबकि स्थलीय भाग में क्या है, ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है स्थलीय भाग। इसके कारण जो भी सौर विकिरण आता है वह पूरी तरह से स्थलीय भाग द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग जो है इस सतह से परावर्तित कर दिया जाता है। जबकि अगर हम जल की तुलना करें तो इसकी जो पहली लेयर है, इसको काफ़ी कम जो है रेडिएशंस मिल पाता है स्थलीय भाग की तुलना में। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है कि जल का जो परावैद्युतांक है वो भी काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से जो है सौर विकिरण यहाँ पर कम हो जाता है और तापमान में भी कमी आ जाती है। तो अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो आपका सागरीय भाग है यहाँ पर तापमान काफ़ी जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर, और मैंने आप लोग को बताया था कि जो तापमान है उसका वायुदाब से किस प्रकार का संबंध है, उसका वायुदाब से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो तापमान का वायुदाब से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी T इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 प्रेशर। यानी अगर हाई टेम्परेचर होता है तो उस क्षेत्र में लो प्रेशर का निर्माण होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि वायु जो है गर्म होकर हल्की हो जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है और वह ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सागरीय भाग में तापमान काफ़ी कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और वहीं अगर स्थलीय भाग की तुलना करें तो यहाँ पर मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो स्थलीय भाग होता है वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। तो स्थलीय भाग में जो है हाई टेम्परेचर होने के कारण लो प्रेशर का निर्माण होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है। तो यही कारण है कि जो है ग्रीष्म ऋतु में ये मानसूनी हवाएं भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाती हैं और वर्षा करती हैं। अब देखिए, जो आपका जलीय भाग है, जो आपका जलीय भाग है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है।
तो देर से गर्म और ठंडा इसलिए होता है क्योंकि जो सौर विकिरण थी वो काफ़ी गहराई तक आंतरिक भागों तक प्रवेश कर जाती हैं और इस क्षेत्र में ऊष्मा जो है काफ़ी मात्रा में संचित रह जाती है। तो ऊष्मा का संचयन जलीय भागों में अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है तापमान सर्दियों में भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग में जो है शीत ऋतु में अधिक तापमान रहता है। तो अब देखिए, जो पहली वाली कंडीशन हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु के लिए देखी थी वो कंप्लीटली इससे डिफरेंट होगी। ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से स्थलीय भाग में लो प्रेशर और जलीय भाग में जो है हाई प्रेशर का निर्माण होता था, इसलिए जो है वायु सागरीय भाग से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप या स्थलीय भाग में प्रवेश करती थी। लेकिन शीत ऋतु में जो है सागरीय भाग में तापमान स्थलीय भाग की तुलना में अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है अधिक तापमान होने के कारण लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। जबकि स्थलीय भाग में तापमान जो है कम होने के कारण ड्यू टू दी लो टेम्परेचर यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तो अब जो हवाएं हैं, जो भी मानसूनी हवाएं हैं, वो हाई प्रेशर यानी स्थलीय भाग से जलीय भाग। तो शीत ऋतु में क्या होता है, जो वायुदाब की स्थिति है वो ग्रीष्म ऋतु के जस्ट अपोजिट होती है। तो शीत ऋतु में हवाएं महाद्वीपीय भाग से सागरीय भाग की ओर जाती हैं, जिनमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, नमी काफ़ी कम होती है और यही कारण है कि जो है लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये काफ़ी सिंपल है आपकी जो है ऊष्मन और शीतलन संबंधी संकल्पना। तो आप लोग को बेसिकली यही ध्यान रखना है कि जो आपका तापमान है उसका वायुदाब से रेसिप्रोकल रिलेशन होता है और उसी के आधार पर जो है ये पूरा का पूरा मानसूनी मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद जो है हम लोग अपनी तीसरी संकल्पना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरी संकल्पना। तो भारतीय जलवायु संकल्पना में जो तीसरी आपकी इम्पोर्टेंट संकल्पना है उसे जेट स्ट्रीम संकल्पना कहते हैं। देखिए, जो तीसरी आपकी जेट स्ट्रीम संकल्पना है उसके अंतर्गत जोग्राफर्स ये मानते हैं कि उत्तरायण की स्थिति में ग्रीष्म ऋतु में जो है तिब्बत के पठार का तापमान जो है काफ़ी अधिक हो जाता है और तापमान काफ़ी अधिक हो जाने के कारण जो है इस क्षेत्र की जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है और उसके बाद वो अफ्रीका का एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, यहाँ पर उतरती है। अब देखिए, मेडागास्कर पर उतरने के बाद ये हवाएं जो है कोरियालिस बल के प्रभाव से भारतीय मानसून की ओर आती हैं। तो कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं यहाँ पर उतरने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और भारत की ओर प्रवेश करती है और उसके बाद यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों से टकरा करके दो शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिसे अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। बाकी पूरा मैकेनिज्म सेम है, जो आपका हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और जो है लो टेम्परेचर का है। लेकिन ये जो संकल्पना है जोग्राफर्स द्वारा दी गई एक नवीनतम संकल्पना है,
तो इसके कारण जो है ये बताया जाता है कि जेट स्ट्रीम का भी भारतीय जलवायु में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये भी जोग्राफर्स कहते हैं कि जिस साल जो है जेट स्ट्रीम वीक होती हैं, जिस साल जो है जेट स्ट्रीम वीक हो जाती हैं तो इनमें अपेक्षाकृत तापमान और आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिसके कारण भारत में वर्षा का जो प्रतिरूप है वो प्रतिकूल तरीके से प्रभावित होता है। यानी जो वर्षा का प्रतिरूप है वो प्रतिकूल तरीके से प्रभावित होता है, यानी भारत में वर्षा की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को आगे ये जो है जोग्राफर्स जोड़ करके ये बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की संकल्पना अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यानी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में से भी जेट स्ट्रीम संकल्पना एक मानी जाती है। अब देखिए ये संकल्पना जो है, अब इसमें एक क्वेश्चन जो उठता है कि तिब्बत के पठार से जो वायु है वो मेडागास्कर द्वीप पर ही क्यों उतरती है, ये रिसर्च का विषय है। और इसके बारे में जोग्राफर्स ने भी अभी तक एक्सप्लेनेशन कोई भी व्याख्या नहीं दी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है जोग्राफर्स के पास भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग को इसका जवाब मिल जाए कि जो है मेडागास्कर पर ही क्यों उतरती है, तो आप लोग मुझे भी मत बताइएगा और सीधा जो है नोबेल प्राइज़ जीत लीजिएगा। तो इसलिए जो है ये तीसरी संकल्पना थी। ये संकल्पना केवल उन्हीं लोग को नहीं समझ में आएगी जो ये जानना चाहेंगे कि मेडागास्कर पर ही क्यों उतरती है हवा, क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों में भी कोई एक मत नहीं है। चलिए, तो भारतीय जलवायु की जो 3 संकल्पनाएं हम लोगों ने देखा है, तो उसमें से ये जो 2 संकल्पनाएं हैं जो अभी मैंने आपको बताई, ये अधिक सटीक तरीके से हमारे मानसून के प्रतिरूप को व्याख्या नहीं कर पाता है। इसीलिए सर्वाधिक ऑथेंटिक जो संकल्पना है वो दक्षिण पश्चिम मानसून वाली संकल्पना को ही माना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक मान्य संकल्पना कौन सी है। तो भारतीय मानसून के संबंध में, भारतीय जलवायु के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य संकल्पना आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून संकल्पना है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल थी ये दोनों संकल्पनाएं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वंस, जो हम लोगों ने पहली अपनी संकल्पना देखी थी। इसे मैंने क्लास में ही डिस्कस कर दिया था। अपने अगले लेक्चर में हम लोग विश्व के प्रमुख क्लाइमेटिक रीजन्स देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे, वहाँ पर किस प्रकार की जो है वेजिटेशंस, सॉइल एनवायरनमेंट, जैव विविधता, पर्यावरण किस प्रकार का होगा, इन सारी चीज़ों पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।